आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ बताना चाहूँगा ये जो चैप्टर है वो क्लास 8 की साइंस से है और इस पहला चैप्टर है। तो हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या सीखने को मिल रहा है। तो देखिए, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और बूझो जो है वो अपने चाचा के घर जा रहे हैं और किस समय न, गर्मी के छुट्टी के समय। देयर अंकल इज ए फार्मर, इनके जो चाचा हैं वो एक किसान हैं। वन डे दे saw सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन होता क्या है कि इन्हें खेतों में कुछ टूल्स, कुछ औजार्स देखने को मिलता है, जैसे कि उसे खुरपी देखने को मिला, सिक्कल देखने को मिला, सोवेल देखने को मिला, प्लग देखने को मिला। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें इनको मतलब पहेली और बूझो को उनके खेत में देखने को मिला। तो इसे देख के बूझो के मन में एक विचार आता है कि क्या आता है, देखिए, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। अब बूझो सोच रहा है कि वो चाहता है कि हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पर और कैसे इन टूल्स का यूज़ होता है। मतलब बूझो के मन में यही आ रहा है कि इन टूल्स को कहाँ पर और किस प्रकार यूज़ करें, किस तरह इसका प्रयोग करें। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज रिक्वायर फूड। तुम सब ये पढ़ चुके हो, ये जानते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। क्या न, रिक्वायर्ड फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। हम सब जानते हैं कि पौधे जो है अपना खुद का भोजन बना सकते हैं, यानी कि प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे अपना खुद से भोजन बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि पौधे जो होती है अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार करता है। और इनके बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पौधे जो होती है अपना भोजन का निर्माण वो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस से करता है। ठीक है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अगर हम एनिमल की बात करें जिसके अंतर्गत हमारा इंसान भी आ रहा है, एनिमल और उसमें इंसान भी, जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो फिर एनिमल्स को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल भोजन अपना प्राप्त कहाँ से करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। देखिए, उस प्रश्न को तो ठीक है कि कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये अच्छी प्रश्न है, मगर उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमें भोजन करनी ही क्यों चाहिए, हम भोजन क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरी आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। आप पहले से इस बात को जानते हैं कि भोजन से जो एनर्जी हमें मिलता है उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। ऑर्गेनिज क्या करता है ना, भोजन से जो एनर्जी प्राप्त होता है, ऑर्गेनिज उस एनर्जी को अपने शरीर का, अपने बॉडी के कई जो फंक्शन है उसको करने के लिए उस एनर्जी को यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। भोजन की एनर्जी को अपने शरीर के फंक्शन के लिए, विभिन्न प्रकार के जो वो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसके लिए वो एनर्जी यूज़ करता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल बनाना चाहूँगा, जैसे डाइजेशन में यूज होता है वो एनर्जी, भोजन की एनर्जी, रेस्पिरेशन में यूज होता है, एक्सक्रिएशन में यूज होता है। यहाँ डाइजेशन मतलब हो गया पाचन, रेस्पिरेशन मतलब हो गया श्वसन, और एक्सक्रिएशन का मतलब हो गया उत्सर्जन, जिसमें बेकार पदार्थ को त्याग किया जाता है। तो इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म का शरीर में फंक्शन होती है, इसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उसको कहाँ से मिलता है न, भोजन से प्राप्त एनर्जी से। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो अपना भोजन जो प्राप्त होता है वो प्लांट से प्राप्त होता है,
एनिमल से प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमें दोनों से प्राप्त होता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, चूंकि हम सभी को भोजन की जरूरत होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, तो हम अपने देश के विशाल संख्या में जो लोग हैं उनको भोजन कैसे प्रोवाइड करें, कैसे प्रदान करें। देखिए पहली क्या कहती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि भोजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना होगा। मतलब देश में जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं सभी को भोजन प्रोवाइड करने के लिए, उसे भोजन मिले, इसलिए हमें क्या करना होगा, भोजन को बड़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना होगा, उत्पन्न करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोगों को भोजन प्रोवाइड करने के लिए, बड़ी संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, नियमित उत्पादन करना होगा। और साथ ही साथ जो हम फूड का जो उत्पन्न करेंगे प्रॉपर मैनेजमेंट भी करनी होगी, मतलब उचित प्रबंधन करना होगा, अच्छा से उसे देख रेख करना होगा, अच्छा से रखना होगा। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना, उसके बांटना भी ज़रूरी है। यानी कि हमारे जो विशाल संख्या में जो पॉपुलेशन है उनको भोजन प्रोवाइड करने के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, किंतु उससे पहले यहाँ पर कुछ बॉक्स में दी गई है, इससे पहले समझ लेते हैं। टिल 10,000 BCE, मतलब 10,000 ईस्वी पूर्व तक पीपल वर नोमैडिक। देखिए ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले तक अगर हम बात करें तो लोग जो होते थे वो घुमंतु होते थे, नोमैडिक होते थे। कब तक, टिल 10,000 BCE, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले अगर हम बात करें तो लोग कैसे होते थे, वो नोमैडिक होते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो लोग उस समय क्या करते थे, लोग समूह में एक ग्रुप बना के एक स्थान से दूसरे स्थान सर्च करते थे, तलाशते थे किस चीज़ का, ना भोजन का और शेल्टर का, आवास का। मतलब उस समय क्या होते थे, जो लोग होते थे समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में और आवास की तलाश में भटकते थे, घूमते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वे कच्चे फलों को, कच्चे सब्जियों को खाया करते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और उन्होंने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू किया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, न ज़मीन पे वो उन्होंने खेती करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने चावल उगाए, व्हीट गेहूँ उगाए और अदर फसल को उगाए। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस प्रकार से खेती का जन्म हुआ। तो यहाँ बोल सकते हैं किस तरह का खेती का स्टार्टिंग हुआ, जन्म हुआ, उसके बारे में। अब हम लोग आते हैं पुनः चैप्टर पर, जो किसके बारे में था, जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। अगर एक जैसे पौधे को एक स्थान पर बड़ी ही संख्या में उगाया जाता है तो इन्हें क्रॉप कहा जाता है। फिर से दोहराना चाहेंगे, जब एक जैसे प्लांट को किसी एक जगह पर बड़ी ही मात्रा में कल्टीवेट किया जाता है, उसे उगाया जाता है, तो इसे क्रॉप कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप इज क्रॉप ऑफ व्हीट। अगर हम व्हीट के क्रॉप की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ, मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर
दैट ऑफ wheat। मतलब उस खेत में अगर हम बात करें तो सिर्फ गेहूं है और कोई दूसरी फसल नहीं है, दूसरा कोई क्रॉप नहीं लगाया गया है। इसीलिए अगर हम क्रॉप की अगर बात करें, अगर हम क्रॉप ऑफ वीट की बात करें, तो क्रॉप ऑफ वीट का मतलब हुआ कि उस खेत में गेहूं के अलावे और कोई भी प्लांट को कल्टीवेट नहीं किया गया है। यू ऑलरेडी नो दैट, आप ये पहले से जानते हैं कि क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप। क्रॉप जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब हम क्रॉप को कई ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो। जी हाँ, इनको हम इस सीजन के हिसाब से भी बांट सकते हैं कि उसे कौन से सीजन पे उगाया जा रहा है। यानी कि हम क्रॉप को कौन से सीजन पे ग्रो कराई जा रही है उसके हिसाब से भी हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। भारत जो है एक विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यदि हम भारत में क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, जलवायु के स्थिति की बात करें, जैसे कि अगर हम उसमें टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें और रेनफॉल की बात करें, तो मेरे भारत में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में ये भिन्न भिन्न देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। क्योंकि भारत में इतना विशाल है कि किसी अगर हिस्से में बात करें, अलग अलग हिस्से में बात करें, तो कहीं टेम्परेचर जैसा नहीं है, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट है। उसी तरह ह्यूमिडिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है और रेनफॉल भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यही वजह है कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगाई जाती है। क्योंकि इतना विशाल देश है कि यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात करें, रेनफॉल की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इन सभी डाइवर्सिटी के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, इन भिन्नताओं के बावजूद भी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। दो विशेष प्रकार का पैटर्न की पहचान हुई है हमारे इंडिया में फसल के लिए। तो वो क्या है? सबसे पहला हम बात करेंगे वो है खरीफ क्रॉप, और दूसरा पैटर्न की बात करेंगे वो है रबी क्रॉप। तो अब हम लोग समझेंगे दोनों पैटर्न में कि इसकी जो पहचान की गई है, दो प्रकार की जो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न की बात किया, जिसका एक का नाम क्या है, न खरीफ क्रॉप, और दूसरे का क्या नाम है, न रबी क्रॉप। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि खरीफ क्रॉप क्या है और फिर रबी क्रॉप क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। तो देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसे फसल जिन्हें बरसात के सीजन पर, रेनी सीजन में जिन्हें उगाया जाता है, वो कहलाता है खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अगर हम रेनी सीजन की बात करें भारत में, तो ये हमारा शुरुआत होती है जून से और सितंबर तक चलती है। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे फसल जो जून और सितंबर के बीच में लगाई जाती है वो खरीफ क्रॉप कहलाती है। अगर इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल की बात करें क्रॉप का, तो वो देखिए, वो आपका पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम बात करें रबी क्रॉप का, तो देखिए, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। ऐसे फसल जिन्हें जाड़े के मौसम में लगाया जाता है, यानी कह सकते हैं अक्टूबर से मार्च के समय में जिसे उगाया जाता है, लगाया जाता है, वो कहलाता है रबी क्रॉप। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें रबी क्रॉप का, तो देखिए इसके एग्जाम्पल में हमारा आता है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावे पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। बहुत स्थानों में क्या होती है कि गर्मी के समय पर भी पल्सेस और वेजिटेबल्स को विभिन्न जगहों पर उगाया जाता है। अब हम लोग समझेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन के लिए क्या जरूरी प्रैक्टिसेस की जाती है, क्या क्रिया किया जाता है, क्या काम की जाती है, फसल के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी काम है,
वो देखते हैं। तो उससे पहले देखिए बूझो ने कुछ प्रश्न किया है, देखते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, क्यों पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर पहली कुछ इस प्रकार देती है। देखो पहली क्या कहती है, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, पैडी के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, यही वजह है कि इसे केवल बरसात के समय पे ही इसे उगाया जाता है। अब आगे देखिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, फसल के उत्पादन के लिए कई सारे एक्टिविटीज शामिल हैं। अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उन एक्टिविटीज़ को किसान के द्वारा एक लंबे समय तक किया जाता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय ए गार्डनर, अगर आप किसान के द्वारा जो एक लंबे समय में जो काम करता है अपने क्रॉप के लिए, अगर उन एक्टिविटी को अगर आप गौर से देखें तो आप क्या पाएंगे कि उसकी जो एक्टिविटी है ठीक उसी प्रकार मैच खाती है जैसा कि एक गार्डनर अपने गार्डन के फूलों में करता है। या बोल सकते हैं कि इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, या बोल सकते हैं कि आप जो अपने घर में सजावटी पौधे के लिए उसको ग्रो कराने के लिए आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं ठीक उसी प्रकार की एक्टिविटीज़ हमें एक किसान के द्वारा अपने खेतों में जो फसल के कल्टीवेशन के लिए करता है उससे सिमिलरिटी देखने को मिलता है। तो दीज एक्टिविटी और टास्क आर रिफर्ड, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी या काम जो करता है फसल के लिए किसान के द्वारा या माली के द्वारा, या आपने जो किए सजावटी फूलों को जो अपने घर पे उगाने के लिए जो एक्टिविटी जो किए, जो आपने टास्क किए, उसे क्या कही जाती है? उसे कही जाती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब फसल के लिए या पौधे को उगाने के लिए आपके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है उसके प्रिपेयर करने के लिए उस एक्टिविटीज़ को, उस प्रैक्टिसेस को क्या कही जाती है ना? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कही जाती है। विच आर लिस्टेड बिलो, जो उसमें क्या क्या शामिल है प्रैक्टिसेस में वो यहाँ नीचे बताई जा रही है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। किसी भी फसल को तैयार करने के लिए, कोई भी फसल आप उगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि मेरा मिट्टी पहले प्रिपरेशन करना है, मिट्टी को पहले तैयार करना है फसल के लिए। दूसरा आता है सोविंग, उसमें बीज लगाना है। तीसरा आता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब अगर ज़मीन में मिट्टी में अगर मान के मेरा फर्टिलिटी कम हो रहा है, मतलब उसमें फसल देने का कैपेसिटी उतना नहीं है, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे? मैन्यूर या फर्टिलाइजर जैसी चीज़ों को मिलाएंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था भी देखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार, जो घास, तिनके जो घास उस जो निकल आते फसल के साथ, मतलब हमारे फसल के साथ जो बेकार चीज़ें जो निकल आती हैं उससे हम अपने फसल को बचाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। चौथा आता है हार्वेस्टिंग, उसकी फसल की कटाई करते हैं। और सबसे अंत में आता है स्टोरेज, उसे भंडार करके रखने का। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स देखिए, हमारे 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, एक स्टेप्स हैं कि क्या क्या किया जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो अब हम लोग इसी के बारे में विस्तार से समझेंगे एक एक पॉइंट पर कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है, सोविंग के समय क्या किया जाता है, एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या मिलाना चाहिए, किस समय मिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए। फिर इरिगेशन किस प्रकार से किया करना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में इरिगेशन कैसा होता है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से हम अपने फसलों को क्यों प्रोटेक्ट करें, उससे क्या होगा। फिर हार्वेस्टिंग, फसल को किस समय हार्वेस्टिंग करना चाहिए, और स्टोरेज के समय में हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, इन्हें हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे एक एक करके।